Good morning, student. I Dipali Boyer, Faculty of Mechanical Engineering Department, Tulsiramji Gaikwad Patil College of Engineering. So, welcome you all. Our today's topic is root locus from unit number 4, Control System Engineering. So, here we are going to take a numerical based on root locus. The question is GH is equal to K into S plus 1 divided by S into S square plus 4S plus 5. Okay. So, as per our rules of a root locus, in the numerator, this is a numerator, this is a denominator. So in the numerator there is a 0, in the denominator there is a poles. Zeros are represented by Z and poles are represented by P. Okay. So our first rule is to find out the number of a poles, and number of poles is at a denominator. So here the highest order is S into S square S cube. So our highest order is S cube. So we have a 3 poles और उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो इसके रूट्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे. सो हियर वी हैव 3 पोल्स और उसके रूट्स आपके आएंगे 0, -2 + 1i एंड -2 - 1i. सो हियर वी गेट 3 पोल्स. पहला 0 पे, दूसरा -2 + 1i पे और तीसरा -2 - i पे. तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स पोल्स मिलते हैं. देन नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरो. तो जीरो कहाँ पे रहेंगे, डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में. ठीक है. तो यहाँ पे जो एस वाला इक्वेशन है वो आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ जीरो है. तो यहाँ पे एक ही एस की टर्म है, तो वी हैव z = 1 और उसके रूट्स कहाँ पे आएंगे, एट -1. ठीक है. देन नंबर ऑफ रूट लोकस कितने हैं, तो जितने नंबर ऑफ पोल्स उतने नंबर ऑफ रूट लोकस. तो 3 पोल है हमारे पास, 3 पोल है तो 3 रूट लोकस हमारे निकलेंगे. ठीक है. देन नंबर ऑफ रूट लोकस एंड एट 0. तो 0 तक कितने रूट्स लोकस जाएंगे, तो हमारे पास एक 0 है तो हमारे पास रूट्स भी 0 तक एक ही जाएगा. ठीक है. देन नंबर ऑफ रूट लोकस गोज टू इन्फिनिटी. इन्फिनिटी तक कितने रूट लोकस जाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है पोल्स -0. तो पोल्स कितने हमारे पास 3 और 0 कितने हमारे पास 1. तो हमारे पास नंबर ऑफ रूट लोकस इन्फिनिटी तक कितने जाएंगे, 2. ठीक है. तो जितने रूट लोकस आपके इन्फिनिटी तक जाएंगे उतने असिम्प्टोट आपको फाइंड करने पड़ते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ असिम्प्टोट. तो नंबर ऑफ असिम्प्टोट का भी सेम फॉर्मूला है पोल्स -0. पोल्स है हमारे पास 3, 0 है हमारे पास 1, तो दिस इज ए 2. सो नंबर ऑफ असिम्प्टोट जो यहाँ पे बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ रूट लोकस जो बनेंगे वो 2 बनेंगे. ठीक है. तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एंगल चाहिए. तो एंगल के लिए हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है angle of asymptote represent by phi of a. Standard formula is 180 into 2q plus 1 divided by p minus z. p minus z की वैल्यू है 2. q की वैल्यू आपको अज्यूम करनी पड़ती है, जितने नंबर ऑफ असिम्प्टोट रहेंगे उतने आप q की वैल्यू अज्यूम करोगे. ठीक है. तो यहाँ पे 2 असिम्प्टोट है तो 2 q की वैल्यू मैंने अज्यूम की है, एक 0 और दूसरा 1. तो मैं यहाँ पे पहले 0 वैल्यू पुट करूंगी और हमारा एंगल निकलेगा 90 डिग्री. When I put q is equal to 1 here, I get angle is equal to 270 डिग्री. ठीक है. तो हमारे पास 2 असिम्प्टोट है और उसके एंगल 2 आए हैं. तो पहला एंगल आया है 90 डिग्री बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फार्मूला और दूसरा आया है 270 डिग्री बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड फार्मूला. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि अगर आपके पास एंगल है तो उसका सेंटर होना चाहिए फॉर ड्रॉइंग दैट एंगल. सो वी हैव अ नेक्स्ट टर्म सेंट्रॉइड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा ए. उसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल पोल्स उनकी पोजीशन माइनस सम ऑफ ऑल जीरो उनकी पोजीशन डिवाइड बाय p माइनस जेड. तो p माइनस जेड हमारे पास 2 है. सम ऑफ ऑल पोल्स, तो पहला पोल 0 पे है, दूसरा -2 + 1i पे है, तीसरा -2 - 1i पे है और 0 कहाँ पे हमारे पास एक 0 है और वो -1 पे है. ठीक है. तो यहाँ पे ये +1i और -1i कैंसिल हो जाएगा और -2 - 2 इज -4, -4 + 1 -4 + 1 -3 divided by 2 which is 1.5. So we get centroid is at -1.5. Okay. Then next we have to find out the stability. What is the stability of that system? For that we use the Routh stability criteria. उसके लिए हमको लगता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 + gh = 0. ठीक है. तो 1 + gh, अभी gh का इक्वेशन हमारे पास है, ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. तो मैंने 1 + gh के जगह पे इक्वेशन पुट किया. अभी आप क्या करोगे, ये इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस न्यूमरेटर वाला जो इक्वेशन जैसे कि वैसे लिखोगे, इक्वेट करोगे 0 के साथ. तो जब मैं इसको इधर लेके जाती हूँ तो ये इस तरीके से बनेगा s × s² + 4s + 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो k × s ks और k × 1 is k = 0. तो यहाँ पे ये 4s और ये ks मतलब k s वाली टर्म मैं इक्वेट करूँगी
तो दिस इज s इंटू एस स्क्वेयर एस क्यूब प्लस 4s² प्लस 5 और k, इनकी जो s की टर्म है वो मैंने एक ब्रैकेट में ली है, तो 5 प्लस k इंटू एस प्लस k, दैट इज अवर फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. So here we get a final characteristic equation, that is s cube plus 4a² plus in bracket 5 plus ks plus k is equal to 0. So perform root stability for that characteristic equation. तो हम लोग क्या करते हैं, जो s का कोई s के इक्वेशन है उसको कॉलम में लिखते हैं. तो यहाँ पे आएगा s क्यूब s² s डैश और s0. ठीक है. फिर इसके जो कोइफिशिएंट्स होते हैं, इनके जो कोइफिशिएंट रहेंगे वो पहले दो रो में कवर करते हैं. तो s क्यूब का कोइफिशिएंट क्या है 1, s² का 4, s प्लस 5 प्लस k का मतलब s का 5 प्लस k और s0 का क्या है k. ठीक है. रिमेनिंग हम लोग टर्म यहाँ पे लिखते हैं 0 0. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो ये कैसे आएगा s डैश का इक्वेशन. सो इसके ऊपर वाले जो चार टर्म रहेंगे मतलब 4 1 5 प्लस k एंड k, तो इन चार टर्म का आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और ये वाली जो 4 जो टर्म है ये आपकी यहाँ पे कांस्टेंट में आप डिवाइड करोगे. ठीक है. तो ये कैसे आएगा 4 इंटू 5 प्लस के माइनस के इंटू 1 इज के डिवाइड बाई 4. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 4, इन चारों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई दिस टर्म कांस्टेंट. ठीक है. उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ये कॉलम आपको छोड़ देना है. ये वाले जो चार टर्म रहेंगे 4 0 0 1. ठीक है. इन चार टर्म का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे आता है 0. ठीक है. फिर ये k कैसे आया है, तो k मैंने सॉल्व किया है हियर. इसके ऊपर वाले जो चार टर्म है मतलब दिस मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय दिस, मतलब 4 इंटू 5 प्लस k माइनस k डिवाइड बाय 4, दिस टर्म मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 0 डिवाइड बाय दिस टर्म 4 इंटू 5 प्लस k माइनस k डिवाइड बाय 4. तो ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बचेगा k. ठीक है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ k. सो हियर आई कंसीडर s0 वाला इक्वेशन मैंने कंसीडर किया तो इसमें k बचा था, तो आई कंसीडर k इज ग्रेटर देन 0. मतलब आपका पहला जो रेंज आएगा वो आएगा k इज इक्वल टू 0. फिर s डैश वाला इक्वेशन मैंने लिया ये वाला, दैट इज 4 इंटू 5 प्लस k माइनस k डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन 0. तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा. तो आपकी टर्म यहाँ पे होंगी इक्वेट विथ 0. सो दिस इज 4 इंटू 5 इज 20. तो 20 प्लस 4k माइनस k मतलब 3k. तो 20 प्लस 3k विच इज इक्वल टू 0. तो आपकी k की वैल्यू यहाँ पे आती है निगेटिव, दैट इज माइनस 6.67. ठीक है. तो हियर द रेंज ऑफ k, ठीक है, हियर द रेंज ऑफ k कितनी आ रही है आपकी, दैट इज k इज ग्रेटर देन 0 बट यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आ रही है. ठीक है. निगेटिव वैल्यू आ रही मतलब आपकी रेंज जो है वो डिफाइन नहीं हो रही. ठीक है. अगर आपकी रेंज डिफाइन नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है, आपका रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस नहीं करता है. ठीक है. तो हियर वी हैव टू राइट वन सेंटेंस, रूट लोकस डज नॉट क्रॉस द इमेजिनरी एक्सिस बिकॉज अवर रेंज इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द ब्रेक पॉइंट. तो ब्रेक पॉइंट का फॉर्मूला होता है dk बाई ds. ठीक है. लेकिन रूट लोकस का एक रूल है, अगर आपका जो ये रियल एक्सिस होता है, ठीक है, और ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, हमारे पास पोल्स कौन से हैं, एक है 0 पे, दूसरा है कॉम्प्लेक्स, तीसरा है कॉम्प्लेक्स और 0 है जो है आपका -1 पे. ठीक है. -1 पे यहाँ पे. सो हियर देर इज ए नो टू कंसेक्यूटिव पोल्स, मतलब एक से ज़्यादा पोल्स आपके रियल एक्सिस पे नहीं है और एक से ज़्यादा 0 भी आपके रियल एक्सिस पे नहीं है. ठीक है. तो इफ देर इज ए नो टू कंसेक्यूटिव पोल्स ऑन द दिस रियल एक्सिस, तो इन दैट केस आपका रूट जो आपका ब्रेक पॉइंट है वो नहीं निकलेगा. तो आपको यहाँ पे सेंटेंस मेंशन करना पड़ता है कि हियर देर इज ए नो टू कंसेक्यूटिव पोल्स और 2 कंसेक्यूटिव जीरोज ऑन द रियल एक्सिस. अगर एक से ज़्यादा पोल या फिर एक से ज़्यादा जीरो कंटिन्यूशन में अगर रियल एक्सिस पे नहीं होते हैं तो उस केस में हम लोग ब्रेक पॉइंट नहीं निकलते हैं. ठीक है. तो ब्रेक पॉइंट अगर नहीं निकलता है तो आपका रूट लोकस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस नहीं करेंगे. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म, दैट इज एंगल ऑफ डिपार्चर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय φd. ये किसके लिए निकलते हैं, ये हम लोग निकालते हैं कॉम्प्लेक्स पोल्स के लिए. ठीक है. क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल में कॉम्प्लेक्स पोल है -2 + 1i -2 -i. तो इसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स पोल निकालने पड़ेंगे, नहीं, इसके लिए आपको एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना पड़ेगा. सो एंगल ऑफ डिपार्चर के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है सम ऑफ ऑल एंगल. ठीक है. जितने आपके पास पोल है उनके एंगल्स की एडिशन, सम ऑफ ऑल एंगल्स
मेड फ्रॉम पोल्स प्लस ऑफ फाई ऑफ डी माइनस सम ऑफ ऑल एंगल्स मेड फ्रॉम जीरो। ठीक है, जीरो से जितने एंगल बनेंगे उनकी एडिशन, और इसको इक्वेट करना है आपको 180 के साथ। ठीक है, तो उसके लिए अभी आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अभी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, सो इन दी ग्राफ वी नो दैट ऑन द एक्स एक्सिस देर इज ए रियल एक्सिस, ठीक है, और ऑन द वाई एक्सिस देर इज ए इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं रेंज। ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिन है, दिस इज -1, ये -2, -3, -4, सिमिलरली 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरे पोल्स को शो करती हूँ। तो मेरा पहला पोल है यहाँ पे, इसको क्रॉस से शो करो, जो भी पोल्स रहेंगे उसको क्रॉस से शो करो। दूसरा है -2 + 1 i पे। ठीक है, -2 + 1 i। ठीक है, ये आपका है दूसरा पोल। ठीक है, और तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स पोल, दैट इज -2 - i पे। ठीक है, तो 3 पोल है आपके पास, 0 -2 + i और -2 - i, और एक 0 है आपके पास, वो है -1 पे। तो 0 हमेशा आप सर्कल से शो करोगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड है -1.5, तो ये आपका सेंट्रॉइड रहेगा सिग्मा ऑफ ए। ठीक है, ब्रेक पॉइंट आपके पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। उसके बाद आपने फाइंड किया था एंगल, तो पहला एंगल आपका आया था दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो पहला एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो आप ड्रॉ नहीं कर सकते सेंट्रॉइड से। दूसरा एंगल आपका है 270 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, तो आप फिलहाल एंगल भी यहाँ पे शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको अभी रहने दो जैसे है वैसे। ठीक है, तो पहला एंगल जो है वो है आपका 90, तो 90 है तो वो स्ट्रेट ही रहेगा। ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड है। और दूसरा एंगल है आपका 270 डिग्री, तो ये टोटल है 180 और 270 आपका नीचे में आएगा। ठीक है, तो वो अभी फिलहाल निकाल के भी कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट हमको निकालना क्या है, एंगल ऑफ डिपार्चर। तो उसके लिए आपको फाइंड करना है सम ऑफ एंगल्स मेड फ्रॉम पोल। ठीक है, तो मैं आपको बताती कैसे आएगा सम ऑफ ऑल एंगल मेड फ्रॉम पोल। तो इधर ध्यान दो, मतलब पोल्स टू पोल ये वाला एंगल, ये इंक्लिनेशन कितना है, दैट इज योर फर्स्ट एंगल मेड फ्रॉम पोल। ठीक है, दैट इज फाई ऑफ P1। ठीक है, देन एंगल मेड फ्रॉम सेकंड पोल टू पोल दैट इज परपेंडिकुलर, दिस इज फाई ऑफ P2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक 0 भी है, तो वी हैव टू फाइंड आउट एंगल मेड फ्रॉम 0 ऑल्सो, सो कंसिडर दिस एज ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल आपका कितना है वो आपको फाइंड करना है, दैट इज फाई ऑफ Z। ठीक है, तो ये एंगल अगर आपको चाहिए तो ये एंगल, ये टोटल कितना होता है 180, तो 180 में से अगर मैं इतना एंगल माइनस करती हूँ, ठीक है, 180 में से अगर मैं इतना एंगल माइनस करती हूँ तो आई गेट दिस एंगल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करूँगी। तो ये मेरा एंगल है। ठीक है, ये मेरा एंगल है, ये फाई मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल एंगल मैं अज्यूम करती हूँ। ठीक है, ये वाला, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2 और ये डिस्टेंस कितना है 1। ठीक है, तो ये एंगल मुझे फाइंड करना है फाई, तो आई कैन यूज फॉर्मूला tan ऑफ फाई इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो अपोजिट कितना है मेरा 1 और एडजेसेंट कितना है 2, तो आई कैन फाइंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो tan इनवर्स 1/2 आई गेट एंगल इज 154 डिग्री, इसका आंसर आता है। ठीक है, देन मतलब आपका ये जो एंगल रहेगा tan इनवर्स 1/2, ये आपको फाई एंगल मिलेगा जो भी रहेगा वो। तो आपको चाहिए क्या, फाई ऑफ P1 मतलब एंगल मेड फ्रॉम पोल्स। तो अगर आप इस टोटल 180 में से इतना एंगल फाई एंगल माइनस करोगे, सो 180 माइनस tan इनवर्स 1/2 अगर आप करते हो तो इसका आपका आंसर आता है दैट इज 154 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाई ऑफ P1। देन फाई ऑफ P2 तो आपका परपेंडिकुलर है, तो दिस इज 90 डिग्री। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एंगल मेड फ्रॉम 0। एंगल मेड फ्रॉम 0 मतलब दिस टू दिस, मतलब ये इंक्लिनेशन कितना है। तो ये इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए आप अगर इससे ये इंक्लिनेशन आपको चाहिए, तो ये है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 में से अगर आप इतना 90 में अगर आप
इतना ऐड करते हो 90 प्लस दिस एंगल, तो यू विल गेट ए एंगल ऑफ एंगल मेड फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। सो हियर आई गेट एंगल मेड फ्रॉम ज़ीरो, तो उसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करती हूँ। दिस इज पोल और ये ज़ीरो, ठीक है, ये हमको चाहिए, ये इंक्लिनेशन। तो उसके लिए मैं ये ट्रायंगल यूज़ करती हूँ, ये वाला, ठीक है। इफ़ आई यूज़ दिस ट्रायंगल, तो ये डिस्टेंस कितना है 1 और ये डिस्टेंस कितना है 1, तो आई देन ये फाई एंगल हमको चाहिए। तो ये फाई एंगल कैसे मिलेगा, दैट इज फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/1, ठीक है। तो हियर आई गेट दैट फाई एंगल फॉर द पोल्स विच इज, ये कितना है टोटल 90। अगर ये 90 में आप इतना एंगल अगर ऐड करते हो तो यू विल गेट दिस टोटल इलोंगेशन, दैट इज एंगल मेड फ्रॉम ज़ीरो। सो दिस इज 90 प्लस tan इनवर्स 1/1, तो इसका आंसर आपका आता है 135 डिग्री, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल मेड फ्रॉम पोल, तो वो कौन से रहेंगे, फाई ऑफ P1 और फाई ऑफ P2, ठीक है, प्लस फाई ऑफ D माइनस सम ऑफ ऑल एंगल मेड फ्रॉम ज़ीरो इज फाई ऑफ Z विच इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे पुट करोगे, फाई ऑफ P1 कितना आया है आपका 154, प्लस फाई ऑफ P2 कितना आया है 90 डिग्री, प्लस फाई D माइनस फाई ऑफ Z कितना आया है आपका 135 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यू विल गेट एंगल ऑफ डिपार्चर। तो पहला आपका एंगल आता है फाई ऑफ D इज 71 डिग्री प्लस 71 डिग्री, और इसकी पोजीशन है आपकी -2 + 1i, ठीक है। तो हमेशा रूट लोकस ये सिमेट्रिक होता है, जितना ऊपर उतना नीचे, तो आपको सेकंड एंगल भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फाई ऑफ D इज -71 डिग्री और इसकी पोजीशन रहेगी -2 - 1i, ठीक है। अभी आपको इसको शो करना पड़ेगा ऑन दिस ग्राफ पेपर। तो पहला एंगल है 71 डिग्री, पोजीशन कहाँ पे है -2 + 1i, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना D रखोगे और उसको एंगल को इस तरीके से मेजर करोगे +71 डिग्री, ठीक है। तो आई सपोज कंसिडर कि ये इस तरीके से आएगा और उस एंगल को इस तरीके से लिखोगे रूट लोकस 1, ठीक है। आई कंसिडर दिस इज 71 डिग्री। और दूसरा आपका एंगल है -71 एट -2 - i, so I measure the angle from this side, that is -71 degree, so I consider this is a -71 degree और इसको आप लिखोगे रूट लोकस 2, ठीक है। तो हमारा जीरो जो है, तो आप इस लाइन को डार्क करके लिखोगे रूट लोकस एंड साइड जीरो। सो हमारा जो नंबर ऑफ रूट लोकस गोज टू इन्फिनिटी P - Z, P माइनस पोल्स थे 3, Z था 1, तो नंबर ऑफ रूट लोकस गोज टू इन्फिनिटी कितना था 2। तो ये हमारा पहला रूट लोकस है और ये हमारा दूसरा रूट लोकस है, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू ड्रॉ सेंट्रॉइड, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ ज़ीरो। यहाँ पे क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी नहीं थी, ब्रेक पॉइंट नहीं था, लेकिन कॉम्प्लेक्स पोल थे, तो इसलिए हम लोगों ने एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड किया, उसके एंगल्स के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ किया। जो भी डिपार्चर एंगल निकले वो एंगल आपको इसमें रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। देन यू हैव टू कंप्लीट डायग्राम ऑफ द रूट लोकस, ओके। So in this way we stop here. We have completed the complete numerical. Thank you so much.